गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। अब तक हमने कुल मिलाकर के 19 सेट्स को डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे अपना सेट नंबर 20। अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएसआई एग्ज़ाम में, उनके कंपैरिजन में अपनी सीरीज़ का लेवल थोड़ा हाई रहता है। तो चीज़ों को ध्यान से देखें कि बाई चांस एग्ज़ाम का लेवल हाई होता भी है तो भी आपको अच्छी खासी यहाँ से हेल्प मिलेगी। इन सब की पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। वासु स्टडी आई क्यू हमारा टेलीग्राम का चैनल है। साथ ही यहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टडी आई क्यू ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करें। हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं इस ऐप के ऊपर, जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखना ज़रा, 30 सेकंड का आपके पास यहाँ पर इसको डील करने के लिए टाइम है। जल्दी से आप मुझे इसे अटेम्प्ट करके बता दें कि इसका रिजल्ट यहाँ से क्या निकल के आने वाला है। थ्योरी का पार्ट हम लोग वैसे भी इसका कंप्लीट कर चुके थे। देखो भाई, इसने क्या कहा कि निम्न आकृति में ए बी एक ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। ए बी जो है वो डायमीटर इसने दे रखा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ। फिर उसने एंगल दिया, एंगल ए ओ ई 150 डिग्री। साथ ही एंगल डी ए ओ की वैल्यू आपको दे रखी है 51 डिग्री। तो आपसे पूछा एंगल सी बी ई की वैल्यू क्या हो, ये वाला पार्ट आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप ठीक ठीक दिमाग लगाएंगे तो ये सवाल एकदम इजी कैटेगरी में आ सकता है। इजी क्या, यूं कह लो वेरी इजी में। एग्जामिनर ने हालांकि इसकी प्लानिंग कुछ ऐसे की होगी कि बच्चा 51 डिग्री को यूज करेगा, उधर से एंगल्स वगैरह को निकाल के लाएगा, उसका सहारा लेकर के करेगा। बट ऐसा कुछ करने की नीड है नहीं। अगर ये आपका 150 डिग्री एंगल है तो ये आपका कितना हो गया 30 डिग्री। और आपको भी पता है यहाँ पर जो आपके पास ओ बी है वो ओ ई के बराबर है। रीज़न क्या है, ये सर्कल की रेडियस है। तो ट्राइंगल ओ बी ई के अंदर दो एंगल्स आपके क्या हो गए इक्वल, तो दो साइड इक्वल। ये 30 डिग्री है, बचे हुए एंगल्स का सम कितना होगा 150 डिग्री। तो आप यहाँ से कह सकते हैं जो रिमेनिंग के आपके एंगल्स हैं उनमें से ये एंगल आपका कितना 75 डिग्री, और इधर वाला भी आपका 75 डिग्री हो जाएगा। हालांकि इसको लिखने की नीड नहीं थी। ये 75 है, पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है, 180 होना ही था, 75 इधर हो गया, तो दूसरी साइड का जो एंगल है वो कितना होगा आपका 105 डिग्री। तो यहाँ से अपना क्या हो गया ऑप्शन सी करेक्ट। आसान है, मतलब वही है कि इन चीज़ों से आप गो थ्रू रहें, जो प्रॉपर्टी आपको बता रखी है उनको पढ़ के रखें। देखो भाई, आगे एक आपके सामने क्वेश्चन है। आपके सामने इसको सोल्व करने के लिए 25 सेकेंड्स का टाइम है। जल्दी से आप अटेम्प्ट करके बताएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। और अगर इस 1 घंटे का कंप्लीट आप यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप हमेशा ही साथ में नोटबुक और पेन लेकर के बैठा करें। देखो, इसने क्या कहा कि 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। देखो, जब भी कभी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स मेंटेन रहती है तो उस केस में आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है हर साल, ईच ईयर, हर साल जो आपको ब्याज मिलता है वो भी क्या रहता है आपका फिक्स ही मेंटेन रहता है। सिंपल सी बात है, जैसे 100 रुपये आपने किसी को उधार दिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। पहले साल 10 रुपये, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, हर साल 10-10 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये बहुत ही कॉमन सी बात है। तो ऐसे ही सवाल में आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि भाई 5 साल में कोई धनराशि आपकी 3 गुना हो जाती है। तो मैं कह दूं अगर मैं किसी को 1 रुपये उधार दूंगा तो वो 3 गुने हो जाएंगे। ये मेरा क्या है प्रिंसिपल, और ये मेरा क्या है अमाउंट। तो मुझे ब्याज कितना मिला है, ब्याज मुझे मिला है 2 रुपये। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कितने साल में मिला ये 2 रुपये, तो आप कहेंगे ये ब्याज आपको मिला है 5 साल के अंदर। क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट बात और मेंशन करना यहाँ पर, कई बार एग्जामिनर इस पॉइंट के ऊपर कलाकारी कर जाता है।
इस पॉइंट के ऊपर वो क्या बता देगा कि जो साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका प्रिंसिपल का डबल हो गया है, पैसा आपका ओरिजिनल से इतना बढ़ गया है, 3 गुना बढ़ गया है, ये भी कह सकता था। ध्यान रखना ये जो पार्ट है जिसके अंदर ये कह रहा है कि आपका पैसा 3 टाइम्स हो गया है, इसको ये भी कह सकता था कि 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। तो उस केस में आप क्या कहते कि प्रिंसिपल 1 रुपये तो 3 गुना बढ़ गया है, 3 गुना हो गया है नहीं, 3 गुना बढ़ गया है, तो उस केस में यहाँ 4 आ जाता। तो ये वाली लैंग्वेज ऐसे सवालों में जब भी कभी आपको दिखे तो लैंग्वेज का खेल एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है। बाकी सवाल आसान है। साधारण ब्याज की समान दर पर वही राशि कितने सालों में 6 गुना हो जाएगी? तो आप यहाँ से दिमाग लगाओगे कि भाई 1 रुपये को 6 रुपये बनाना है, 6 रुपये आपको बनाना है, तो ब्याज कितना मिलेगा? 5 रुपये। कितने साल? तो दिमाग लगा सकते हो कि भाई 2 रुपये ब्याज मिलते हैं आपको, 2 रुपये ब्याज मिलते हैं 5 साल में, 1 रुपये ब्याज कितना मिलेगा? 5/2 ईयर्स के अंदर। 2 रुपये ब्याज आपको 5 साल में, 1 रुपये का जो ब्याज है आपको वो कितने साल में मिलेगा? 5/2 साल के अंदर। आपको कितना चाहिए? 5 रुपये का इंटरेस्ट, तो इंटू में 5, 25 में 2 का भाग दे दोगे तो 12.5 ईयर्स आपका रिजल्ट हो गया। क्या एग्जाम में सच में इतना लिखने की नीड थी? नहीं, ये हमारी क्या है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग। ये सवाल देखो कुछ कुछ पार्ट्स हैं वो मैं आपको कंटिन्यूअस हिंट करवाता रहता हूँ कि जिससे आपके माइंड के अंदर ये बात एकदम पक्की हो जाए कि यहाँ इस पार्ट में एरर होने के चांसेस हैं। एरर इस पार्ट के ऊपर हो सकती है, बाकी कहीं एरर होगी नहीं। अब थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है। क्या कि 3 गुना हुई तो आपको ब्याज मिला, ब्याज आपको कितना मिला भाई? 2 रुपये मिला। कितने सालों में मिला? 2 रुपये ब्याज आपको मिलता है 5 साल में। चलो आगे के केसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, 6 गुना हो गई, मतलब 5 रुपये आपको ब्याज मिला है कितने सालों के अंदर? तो यहां से देखो क्वेश्चन मार्क ऊपर आ जाएगा, 25 में 2 का भाग दे दोगे तो 12.5 ईयर्स। रेशियो से कैसे कर डाला भाई? ऐसे। रीजन ये है कि यहाँ पर जो रुपए और ईयर्स का जो रेशियो मेंटेन है, इसका रीजन क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है। एग्जाम्पल आपको बताया था ना मैंने कि 10% अगर रेट है तो हर साल ही आपको 10 रुपये मिलेंगे। तो जो आप रेशियो निकालोगे, जैसे 2 साल के अंदर रुपए लिखूँ मैं, 20 रुपये मिले कितने में? 2 साल में। यही आपका 30 रुपये मिले कितने साल में? 3 साल में। 50 रुपये कितने साल में मिलेंगे? 5 साल में। तो इस वजह से मैं लिख सकता हूँ रुपए अपॉन में मेरे ईयर्स। ठीक है। कुछ पार्ट ऐसा होता है, देखो सरफेसली मेरा ये मानना है कि अगर आप मेहनत करने ही लग गए हैं तो चीज़ों के ऊपर सरफेसली मेहनत ना करें। इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे सोल्व ना होगा, लेकिन हमेशा एक बात दिमाग में ध्यान रखें कि जो चीज़ें आसान हैं तो जो बच्चे सिलेक्शन में एटलीस्ट शामिल हैं आपकी दौड़ के अंदर, एटलीस्ट 10% बच्चे तो हैं ही ऊपर वाले जो इस रेस के अंदर शामिल हैं, तो उनको भी तो compete करना है। तो जहाँ इजी और मॉडरेट चीज़ें हैं उन सवालों को आपकी रेस में जो 10% बच्चे शामिल हैं वो नहीं छोड़ेंगे, वो करेंगे। आप एक्स्ट्रा वहाँ क्या कर सकते हो? आप अपना टाइम बचा सकते हो। टाइम कब बचेगा? जब आपके पास कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई ऐसा ऐसा भी किया जा सकता है। ये काम हो गया। मुश्किल सवाल जो होंगे वहाँ पर नॉलेज की आपको नीड होगी कि अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप सवाल अटेम्प्ट कर लेंगे, और पीछे आप इजी और मॉडरेट में टाइम बचा करके लाए हो तो वो टाइम आपका यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगा। सेम यही अप्रोच आपकी अप्लाई होती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, अपने विजन्स को थोड़ा लंबा रखें। चलो भाई 20 ही सेकेंड का टाइम है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर। 20 सेकेंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप इसे अटेम्प्ट करके बता दें। देखो भाई बात को अंडरस्टैंड करना। इसने आपसे क्या कहा? इसने आपने से कहा कि एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है आपके पास। इसने आपसे बात कही है किसी त्रिभुज के लंब के अंदर, मतलब ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड समान है, एक ही पॉइंट पर है, ट्रायंगल का नेचर क्या होगा? जो भी एग्जाम्पल दिए उसके हिसाब से आपका इक्विलेटरल यहाँ पर सटीक बैठ जाएगा। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा तनाव नहीं लेना। ये मैंने मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल माना है।
तो यहां पर देखो मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करवाता हूं लॉजिकली बात को, कि जब आप मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगी, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जा करके मिलेगी। ठीक है, अगर मैं परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करूंगा तो भी साइड के मिड पॉइंट पर जाके मिलेगा। ऐसे ही इस साइड का मिड पॉइंट लेकर अगर मैं परपेंडिकुलर ऊपर ड्रॉ करता हूं, ये मेरा क्या हो गया, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर मैं ऊपर से इस पर ड्रॉ करता हूं तो वो इसका एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर होता है। साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा का लंब समद्विभाजक, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहां से जाए। जैसे बात को अंडरस्टैंड करना, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी होती है ये, हालांकि इस सवाल से इतना ज़्यादा इनका रिश्ता नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो परपेंडिकुलर तो क्या होता है, जैसे इस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो इस पर ड्रॉ नहीं होगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और फिर आपका वो यहाँ से यहाँ ड्रॉ होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड कैसे ड्रॉ करोगे, इस साइड का मिड पॉइंट लिया, क्योंकि साइड को बाइसेक्ट भी करवाना है और परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना है, तो वो ऐसे आपका ड्रॉ होता है। तो इक्विलेटरल अगर आपके पास ट्राइंगल होता है तो आप चाहे मीडियन ड्रॉ करें, चाहे आप यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, सारे एक जगह पर ही आकर मिलेंगे इसी लाइन के अंदर। इधर से भी आप ड्रॉ कर दोगे तो सारे के सारे यहीं मिलेंगे। तो असल में ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर ही आपका मेंटेन रहता है क्या, सेंट्रोइड या फिर केंद्रक। यहीं पर आपका मेंटेन रहता है इन सेंटर या फिर अंतः केंद्र। इसी पॉइंट पर आपका मेंटेन रहता है ऑर्थो सेंटर या फिर लंब केंद्र, और इसी पॉइंट पर आपका मेंटेन रहता है सरकम सेंटर या परिकेंद्र। क्लियर है? अब मुझे बताना जरा एक्स सेंटर कहाँ बनेगा इसका, जो पांचवा सेंटर अगर आपने पढ़ रखा है, एक्स सेंटर कहाँ बनेगा, बाह्य केंद्र कहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक ही पॉइंट के ऊपर सारे के सारे आपके जो सेंटर्स हैं वो मौजूद रहते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग चलते हैं। आपके सामने एक सवाल है, एक अच्छा सवाल है आपके सामने, तो मैं इसके लिए लैंग्वेज को आप रीड कर लें। 30 सेकंड का टाइम आपके लिए रख रहा हूं और इस क्वेश्चन को क्या करना है, स्टार मार्क भी करना है। एक इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो पहले सवाल को रीड करते हैं, फिर मैं आपसे एक दो सवाल करता हूं, प्रयास करना उनका जवाब देने का। किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 साल के लिए उधार ली। एक पैसा है जो उसने उधार लिया है 3 इयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है अपनी 10%, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था, मतलब ईयरली काउंट किया जाएगा। 2 वर्ष पश्चात उसने 6,634 रुपये का भुगतान किया और तीसरे साल के एंड में 13,200 रुपये का भुगतान करके ऋण या डेप्ट है वो कंप्लीट चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये इंस्टॉलमेंट का सवाल है ना, इंस्टॉलमेंट का सवाल पढ़े भी हमें पीछे की तरफ कि 2 साल के बाद पैसा चुकाया है और फिर तीसरे साल के एंड में पैसा चुकाया है। इंस्टॉलमेंट का सवाल है ये सवाल इंस्टॉलमेंट का नहीं है। काम की बात तो ये है, ठीक है। क्या इसने कह रखा है इस टाइप का कि हर साल के एंड में समान राशि चुकाएगा, या फिर दूसरे साल में जो पैसा चुकाएगा उसका डबल या ट्रिपल पैसा तीसरे साल के एंड में चुकाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखो इंस्टॉलमेंट के सवालों में या तो आपको सीधे सीधे कह ही देता है वो वैसे कि इस हिसाब से उसको चुकाना है, या फिर आपको एक रिलेशन देता है इंस्टॉलमेंट्स में कि सारी की सारी इंस्टॉलमेंट या किस्तें आपकी एक जैसी है, या फिर आपको कह देगा कि पहली किस्त पहली इंस्टॉलमेंट का डबल दूसरी होगी, उसका ट्रिपल तीसरी होगी। इस टाइप के कुछ कॉम्बिनेशन आपको दिए जाते हैं। यहाँ उसने कुछ नहीं बताया आपको, तो कैसे डील करोगे भाई? सीधी सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए, मान लो 1 साल बाद वो 12,000 रुपये बन गए। अब आप उस अगले को क्या कहोगे, या तो पैसा चुका दे भाई, थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। मान लो आपने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए, 1 ईयर के एंड में ये जो पैसे हैं आपके, मैं मान लेता हूँ 12,000 हो गए।
अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रही है आपकी यहाँ पर 20% चल रही है, पता चल रहा होगा। अब आप अगले को ये कहोगे सिंपल इंटरेस्ट पर चल रहा है तब तो कोई इश्यू नहीं है सिंपल इंटरेस्ट पर भी, लेकिन इस पैटर्न पर बेहतरीन सवाल बनते हैं, वो भी कर लेंगे हम लोग। सीरीज कंटिन्यू आप देखते रहें। काम की बात सुनो, पहले साल के एंड में 12,000 हो गए, आप अगले को कहोगे या तो 12,000 चुका दो। अगला कहता है नहीं यार 12,000 तो नहीं है मेरे पास, ऐसा कर 7,000 रुपये ले ले। 7,000 रुपये चुका दिए, कितने बचे 5,000 रुपये। अब आप इन 5,000 रुपये को ट्रीट कैसे करोगे, एज ए प्रिंसिपल ट्रीट करोगे। अब वो आपको कह दे कि मैं यार इस साल नहीं दे पाऊंगा, मतलब दूसरे साल के एंड में पैसा, तो आप कहोगे देख ऐसा है 100% ये खुद है, 20% ब्याज लग करके 120% ये बन चुका है। कब की बात कहोगे आप कहोगे सेकंड ईयर के एंड में। रीजन क्या था, उसने पैसा आपसे कितना उधार लिया था 10,000, एक साल में 20% से की रेट से आपका 12,000 हो गया। उसने कहा भाई 7,000 रुपये ले ले, 5,000 रुपये बच गए। दूसरे साल का जैसे ही एंड होगा आप कहोगे भाई 5,000 रुपये मैंने दिए बचे हुए थे मेरे, 20% ब्याज लगकर 5,000 का 120% हो चुका है, क्या चुकाना चाहेगा। अगर वो ये कह दे नहीं यार इस साल नहीं चुकाऊंगा मैं, अगले साल, तो आप कहोगे भाई तेरी मर्जी ना चुका, कोई समस्या नहीं है भाई, इसको मैं क्या करूंगा प्रिंसिपल कंसिडर करूंगा। अब ये अपने आप में 100% है। थर्ड ईयर के एंड में क्या होगा, 100% तो ये और 20% इसका ब्याज 120%, ये अमाउंट अगले को चुकाना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बस इतना सा बेसिक काम है। ये बातें छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं तो ये इंपॉर्टेंट सवाल भी आप बिल्कुल वेरी इजी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। चलो भाई अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ ही हम लोग इस बात को डील कर देते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ अगर आप डील करेंगे तो देखो मान लेते हैं उसने x रुपए उधार लिए, x रुपए उधार लिए, 10% की रेट चल रही है, ब्याज क्या चल रहा है 2 साल के बाद उसने इतने का भुगतान कर दिया। ठीक है, 2 साल के बाद x रुपए 1 साल के एंड में कितने हो गए, तो आप कहेंगे कि सर 100% तो ये खुद है, 10% इंटरेस्ट बन गया इसके ऊपर, तो क्या बनेगा ये आपका 110%। 110 को मैं लिख सकता हूं 11/10, ये हमारा अमाउंट हो गया। लेकिन उसने फर्स्ट ईयर के एंड में भी पैसा नहीं चुकाया, तो अब हम इसको क्या करेंगे प्रिंसिपल कंसीडर करेंगे। सेकंड ईयर के लिए अगेन ये 100% है, इस पर 10% का ब्याज बन के क्या हो जाएगा 110%। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने अगर किसी से x रुपए उधार लिए हैं या दिए हैं तो वो उसका 11/10 इंटू 11/10 हो जाएगा 2 साल बाद। या सीधी सी बात सुनो, 10% आप क्या लिखते हो 1/10, 2 साल का टाइम है तो 100 रुपये मानते हो, यहाँ 10 रुपये ब्याज, यहाँ 10 रुपये ब्याज और इस पर 1 रुपये ब्याज, 100 कितने हो गए भाई 100 रुपये आपके हो गए 121 रुपये। दिख रहा होगा ना 121/100, ये तरीका है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 10% 10 से 11 रुपये 1 साल में होगा, 2 साल में होना है तो स्क्वायर कर दो। तो हर चीज़ को सीख करके रखें, हर चीज़ के अपने यूज हैं। ट्री मेथड का अपना यूज है कि वो अंडरस्टैंडिंग आपकी बूस्ट करने में हेल्प करता है। नॉर्मल पैटर्न है, जैसे सीधे रट्टा नहीं मारना होता, इस पैटर्न का दिमाग लगाया जाता है ऐसा क्यों हुआ। कई बार हमें इन्हीं चीज़ों को, सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं, ट्री भी ये सेम ही है, ये बात भी सेम ही है, ये बात भी सेम ही है, सबका अपना अपना नज़रिया है और यूज करने का कि कौन सी बात को आप आसान भाषा में यूज कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। चलो भाई 2 साल के एंड में पैसा आपका इतना हो चुका है। अब इसने क्या किया भाई 2 साल के एंड में 6,634 रुपये का भुगतान कर दिया। इतना पैसा बन गया था 6,634 रुपये, 6,634 पे कर दिए। पे करने के बाद जितना भी पैसा बचेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल सा सीन है, आपने जो भी चुका दिया उसके बाद जितना भी बचा आपका, चाहे ओरिजिनल प्रिंसिपल में से बचा हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट में से बचा हुआ हो, अगले साल के लिए उस पर इंटरेस्ट लगना ही तय है। तो 2 साल के बाद इतना चुका दिया, ये पैसा फिर ड्यू रह गया, इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगेगा। किस रेट से 10% से। 100% बच गया है, जितना भी है 100% माना जाएगा तीसरे साल के लिए। 10% इसका इंटरेस्ट, 100% ये खुद, 110% मतलब 11/10 ये फिर पे करना है। कब, थर्ड ईयर के एंड में। पे कर दिया उसने 13,200 रुपये। इसे हम लोग यहाँ से कर देते हैं भाई 16। देखो कटिंग देखना, 11 से कैंसिल आउट करोगे, एक बार कैंसिल आउट हुआ,
फिर 2 बार हुआ, 2 जीरो आ गए, इसको भी उधर भेज दोगे तो ये कितना बन गया 12,000। अब गौर से देखना, फिर लिख रहा हूँ मैं इसी बात को कंप्लीट। x है, x का 11 गुणा 11, 121 नहीं लिख रहे हैं, रीज़न क्या है, परफेक्ट आंसर आ रहा है तो कटिंग तो करनी पड़ेगी और ये उधर चला जाएगा। 12,000 में ये जोड़ दोगे तो 18,634 रुपये ये आपके बन गए। अब फिर से कटिंग कर देते हैं इस पार्ट के ऊपर, देखना 11 से कैंसिल आउट करोगे तो डिवीज़न आपका एक बार हुआ, 7 बच गया, 11 6 66, 10 बच गया, 11 9 99 और 4 बच गया 44। फिर इस 11 से कैंसिल आउट करोगे तो एक बार, 5 बचा है 55 और ये आपका 4 बार। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, वैसे तो साफ साफ दिख रही है कि इस पार्ट को उठा करके क्या करो, उस तरफ भेज दो, इस 100 को, 2 लग जाएंगे आपके जीरो। तो 15,400 रुपये असल में उसने उधार लिए थे। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ दम वाली बात है नहीं, 2 लाइन में ये सवाल आपका कंप्लीटली सोल्व हो रहा है। थोड़ी बहुत इसमें हल्की फुल्की आप कैलकुलेशन भी कह सकते हैं, स्टार इसके आपको लगाना है। रीज़न क्या है, पूछने का तरीका बेहतर है, प्लस ये सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट की आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसको पूरे को चेक कर देता है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 25 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप मुझे अटेम्प्ट करके बताएं। और कमेंट सेक्शन में जैसे ही सोल्व हो जाता है एटलीस्ट कमेंट ज़रूर किया करें। अब क्या है, आपको बार बार बताना पड़ता है कि ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे पढ़ाई करो, ये करो। कम से कम चलो कमेंट सेक्शन में नहीं भी कर रहे हो तो नोटबुक पेन ज़रूर लेकर बैठा करें, उससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है। देखो, इसने आपसे क्या कहा कि 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक लार्जेस्ट सर्कल का एरिया फाइंड करना है जो 120 सेंटीमीटर पेरीमीटर के स्क्वायर के अंदर बना है। तो इसको बना लो पहले, ये कि हमने एक बना रखा है यहाँ पर अपना स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर 120 है, हर साइड इक्वल होती है। 120 में 4 भुजाएं, 4 का डिवीजन करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 एंड 30 आ गया। इसके अंदर हम लोग क्या बना लेते हैं, एक अपना सर्कल बना लेते हैं। मैक्सिमम का तो ऐसे ही बनेगा मेरे ख्याल से, या कुछ और तरीका होगा। सेम टू सेम यही तो सिंपल अप्रोच होती है। मैक्सिमम एरिया का सर्कल बनाओगे तो वो क्या होगा, इसकी चारों की चारों साइड्स को टच करते हुए आपको दिखेगा। चलो, ये आपने बना लिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, उसका एरिया। तो एक बात बताओ, रेडियस कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 30 ये है, तो इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई, 15। कंप्लीट का जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो कंप्लीट का एरिया क्या होगा, पाई की वैल्यू 22/7 और इनटू में रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी आ गई आपके पास, 15, तो यहाँ पर लिखोगे आप 15 का स्क्वायर। तो ये आपका सीधे सीधे निकल के आ गया रिजल्ट। क्या सच में यहाँ पर डायग्राम बनाने की नीड थी? मेरे ख्याल से नहीं थी। रीज़न क्या है, आपके पास एक स्क्वायर है, वो आपकी इमेजिनेशन में है, साइड 30 है, सर्कल बनेगा, रेडियस हाफ हो जाएगी 15। रिजल्ट एकदम आसान फॉर्म में दे रखे हैं, पाई आर स्क्वायर आपको लिखना है। तो पाई की वैल्यू 22/7 और ये आपका। तो हम यहाँ एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये सवाल ऐसा था, माइंड में करना संभव था। चलो भाई, एक रेशियो का अच्छा सवाल आपके सामने। अगेन 25 सेकंड्स का आपके पास टाइम है। ठीक, आज एक कमेंट में मुझे एक सिंपल सी बात और बताएं कि ये जो हम लोग यहाँ पर स्क्रीन यूज कर रहे हैं, बैकग्राउंड आपको जो वाइट दिख रहा है, क्या इसे ब्लैक करने की नीड है? क्योंकि अगर आपकी जैसे स्टडी कंटिन्यूस, अगर आप 7 से 8 घंटे मोबाइल को यूज कर रहे हैं, 7 से 8 घंटे, जैसे कोई बच्चा कहेगा नहीं सर इतना तो यूज नहीं करते, तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे 3 से 4 घंटे आपने ऑनलाइन क्लास देख ली और 3 से 4 घंटे आपने यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर जो कुछ भी है वो चलाया है, तो 7-8 घंटे आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा इतना ज़्यादा आप टाइम ले रहे हैं तो एक छोटा सा मेरा सजेशन ये होगा
कि 1000-1500 रुपए के अंदर ग्लासेज आते हैं ब्लू लाइट को जो रोकते हैं, वो आप ज़रूर पहने। अदरवाइज़ क्या होगी, आंखें जैसे ही आपकी थकेंगी तो दिमाग तुरंत के तुरंत थकना स्टार्ट हो जाता है। अगर इस टाइप का इश्यू आपके साथ हो रहा है तो ये करें। तो इसी सिनेरियो में मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो क्या इसका बैकग्राउंड ब्लैक यूज करना स्टार्ट कर दे, या फिर इससे भी काम आपका धूमधाम चल रहा है। ठीक है। और जो आपके पेड कोर्सेज चलते हैं ऐप के ऊपर, उनमें भी अभी मैंने सजेशन मांगा है कि इसके अंदर हम लोग बैकग्राउंड को ब्लैक रखें या फिर वाइट। तो ये ज़रूर आज कमेंट करके मुझे बताएंगे आप। सवाल पर आते हैं। देखो, ए और बी की मंथली इनकम, मासिक आय का रेशो 3:5 है। उनकी सेविंग का रेशो 2:3 है। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है तो ए और बी के एक्सपेंडिचर या व्यय का रेशो, देखो 2 लोग हैं हमारे पास, एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास बी है। इनकी जो इनकम है उसका रेशियो हमारे पास कितना है, 3:5। और इनकी जो सेविंग है उसका रेशियो हमारे पास कितना है, 2:3। ठीक है भाई। ए की बचत, अब देखो इतना आपने लिख दिया। अब इम्पोर्टेंट टास्क क्या है, देखना जरा कि बी की जो बचत है, बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हो गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेविंग ऑफ ए। अब ढूंढो इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ बी क्या है आपके पास, ये वाला 5 है, बराबर किसके है, 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए। ए की सेविंग कौन सा है, ये वाला पार्ट। तो क्या करना है आपको, ये जितनी भी सेविंग है इसका 3 टाइम्स करके आपको यहाँ लिखना है। रेशोज को डिस्टर्ब नहीं करोगे। डील करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, आपको सिखाया गया। पहले तो रेशियो को इक्वल कर दो। 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, तो आप कहेंगे 10 होता है। तो ऊपर वाले दोनों रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले दोनों रेशियोज को 5 से कर दिया। अब फायदा क्या हुआ, ये भी 10 बन गया और ये भी 10 बन गया। तो हम कह सकते हैं कि बी की इनकम और ए की जो सेविंग है वो आपकी 10-10 मतलब इक्वल हो गई। इक्वल जब हो जाती है मतलब 1:1 में मामला हो गया है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। बैलेंस ही करना है कि बी की इनकम ए की बचत के 3 गुना के बराबर। बी की इनकम, ए की सेविंग 10 है, बी की इनकम 10 है, इस सेविंग का 3 टाइम्स कर दोगे, ये लो मामला बैलेंस हो गया। तो काम आपका इंपॉर्टेंट इतना ही था। आपको क्या पूछा, क्या पूछा उसने, एक्सपेंडिचर बताओ। अलग से इस रेशो को लिखने की नीड है नहीं, सीधे सीधे ही आप लिख सकते हो। कुछ पैसा कमाया गया है, उसमें से जो बचा लिया है उसके बाद जो बचेगा वो सारा का सारा आपका एक्सपेंडिचर है। ए ने कितना कमाया, तो मल्टीप्लाई करोगे 6 का 3 से, 18 रुपये ए ने कमाए, 5 गुणा 2 10 खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, 8 रुपये। फिर देखना बी ने, देखो 3 गुणा 2 6, 30 रुपये कमाए, उसमें से 15 खर्च कर दिए, तो बचत कितने की, 15 बचा लिए, तो खर्च कितने कर दिए, 15 रुपये। तो ये आपका सीधे सीधे यहाँ से रिजल्ट निकल के आ जाता। आसान टास्क है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बस उसको बैलेंस करना। बैलेंस करने का कई बार आपको सीधे दिख भी जाता है कि एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, उससे काम चल जाता है। कई बार नहीं दिखता है तो क्या करें, उन चीज़ों को आप इक्वल कर लें और इक्वल करके कंक्लूजन निकालेंगे तो कम से कम कैलकुलेशन में आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। चलिए भाई, अगला सवाल आपके पास टाइम अगेन 25 सेकंड्स का है। अटेम्प्ट करके बताएं जल्दी से कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो भाई, इसने क्या कहा, ए और बी किसी काम को 12-18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम स्टार्ट करता है, उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। काम कितने दिन में पूरा होगा, देखो यहाँ पर ए और बी की अगर हम लोग बात करें तो ए काम करता है 12 डेज में, बी करता है 18 डेज में। दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 36। तो टोटल वर्क आपका कितना है 36। इफ़िशियंसी निकालेंगे, ए मान लो 36 लड्डू 12 दिन में खाता है, हर रोज़ 3 लड्डू खाएगा। बी 36 लड्डू 18 दिन में खाता है, हर रोज़ 2 लड्डू खाएगा। ये इनकी हो गई इफ़िशियंसी।
काम यहाँ पर स्टार्ट किसने किया, तो आप कहेंगे कि सर काम स्टार्ट किया है ए ने। ए पहले दिन 3 लड्डू खाएगा, अगले दिन बी 2 लड्डू खाएगा, उससे अगले दिन ए 3 लड्डू खाएगा, उससे अगले दिन बी आपका 2 लड्डू खाएगा। ये सिनेरियो चलेगा। तो मैं अगर 2-2 दिन के पेयर बनाऊं तो यहाँ से क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि 2 दिन के अंदर पेयर बना ए और बी का, कितने लड्डू खाए गए भाई, 5 लड्डू खाए गए। 2-2 दिन के पेयर हम लोग बनाते हुए चल रहे हैं, 5 लड्डू, फिर 5, फिर 5, फिर 5। खाने कितने थे आपको, 36। 36 के आसपास नंबर को पहुंचाना है, 7 से गुणा करोगे 35। तो आप ये कह देंगे कि टोटल मिला करके 14 डेज के अंदर कितने लड्डू खा लिए इन्होंने, 35 लड्डू खा लिए। अगर यहीं से आंसर बताना है तो एग्जामिनर ने ऑप्शन पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है, तो सीधे सीधे आप लगा सकते हो 14 से हल्का सा टाइम ज़्यादा आएगा। अगर सोल्व करना चाहते हो तो क्या करोगे, देखो यहाँ ए और बी, ए से स्टार्ट होता है बी पर बारी खत्म, ए से स्टार्ट होता है बी पर बारी खत्म। तो 5 के मल्टीपल जो हैं वो बी पर ख़त्म हो रहे हैं। 35 के बाद जैसे ही अगला लड्डू उठाया जाएगा तो बारी किसकी होगी, एक लड्डू खाना है, बारी ए की होगी। ए एक लड्डू खाता, एक दिन में 3 लड्डू खाता है, एक लड्डू को 1/3 डेज में कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ से कंप्लीट रिजल्ट आ गया 14 1/3 डेज, जो कि हमने पहले ही मार्क कर लिया था। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो भाई, इस सवाल के लिए आपके पास टाइम है 30 सेकंड का। अटेम्प्ट करके देखें। कई सारी चीज़ों पर ऐसी हमने सीख रखी है कि वैल्यू पुट भी आपके पास एक ऑप्शन है, इसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन एंड वैल्यू पुट दोनों को भी टारगेट कर सकते हैं। चलिए भाई देखते हैं इसको कैसे डील करें। देखो, एक तो सीधी सी बात यह है कि जो सवाल पूछे जा चुके हैं उनका ही रिपीटेशन मैक्सिमम होता है 90% केसेस में। तो एक तो आप दिमाग ये लगाएं कि भाई इसको अगर आपने पहले इस टाइप के सवाल कर रखे हैं तो हो सकता है आप इसे सिंप्लीफाई कर दें। वैल्यू पुट पर सीधे जाना ठीक नहीं होता है क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी आप ये चाहते हैं सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन में सुनो, या तो पूरे को साइन कोस में बदल लो, या फिर क्या कर दो, यहाँ जो बात लिखी हुई है 2 tan स्क्वायर, इसको मैं लिख दूँ 1 + tan स्क्वायर 1 + कोट स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर बात आ गई tan स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और अपोन में यहाँ पर लिखोगे 1 + tan, कितना हो जाएगा भाई आपका सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 1 + कोट आपका क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये किस में कन्वर्ट होंगे, 1 / कोस स्क्वायर 1 / साइन स्क्वायर, ऊपर नीचे कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, नीचे तो 1 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो tan स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अपोन में कोस स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर तो कट ही गया, क्या बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, एक साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर से फिर मल्टीप्लाई हो गया तो साइन की पावर 4, और ये आपका कोस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 4 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में 1 - कोस स्क्वायर जो अपने आप में क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो पावर 6 में आपका रिजल्ट आ गया। ये एक तरीका सिंप्लीफिकेशन का। इतना ही हो सकता है कि कोई बच्चा एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देगा या कोई बच्चा इतना सा लिख करके अपना काम चला लेगा। दूसरा, कोई स्टूडेंट अगर ऐसे सवालों में कंफर्ट नहीं है तो क्या है, दिमाग लगाए वो कि भाई ऐसे क्या वैल्यू रखूं जिससे कि मामला थोड़ा आसान हो जाए। जैसे अगर हम 45 डिग्री रखें तो यहाँ तो एकदम इजी हो रहा है, क्या इधर कुछ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। साइन की कोसेक की पावर 6 और सेक, क्योंकि कोसेक और सेक की वैल्यू तो सेम ही होती है 45 पर √2, पावर 6 है और पावर 4 है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा। साइन की पावर 4 कोस की, साइन की पावर 6 कोस की पावर 4, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा। तो बेटर क्या रहेगा, पहले ऑप्शन पर दिमाग लगा लो वैल्यू पुट करने से पहले, और उसके बाद ट्राई कर दो। इसका मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री बेस्ट साबित होगा। यहाँ लिखोगे तो देखना tan 45 की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/2, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2 1 1, तो क्या आ जाएगा 4।
एक में से 1/2 लेस हुआ तो क्या बचा, 1/2 नीचे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/8। कौन सा ऑप्शन क्रिएट कर रहा है, ऑप्शन में रखोगे तो देखना जरा sin की पावर 6 थीटा, बाकी ये दोनों तो होने नहीं है क्योंकि इनमें तो 2 ऊपर बनता है, कोस और इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। तो कोस थीटा की वैल्यू या साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर 1/√2 होती है, लेकिन 1/√2 की जब तक आप पावर 6 नहीं करोगे तब तक आपका 8 नहीं आएगा। तो ये सीधे सीधे आप दिमाग लगा लीजिए तो यहाँ से अपना रिजल्ट निकल के आ जाता। उम्मीद है ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने, 2 सवाल हैं, लेकिन पहले आप क्या करो अलजेब्रा वाला करो, ठीक है। सीधे तुक्का नहीं मारना है कि रिजल्ट इसका 1 आएगा या फिर 0 आएगा। अटेम्प्ट करके देखें, फिर मैं आपको रिलेट करवा के बताता हूँ कि हमने इसे कहाँ पढ़ा था। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। देखो भाई, ध्यान से बात को अंडरस्टैंड करना। इसने क्या कहा था, x + 1/x 7। एक आपको मैंने पढ़ाए थे 7 पैटर्न्स, उसके बाद हमने चर्चा की थी 8 वैल्यूज पर। उस वैल्यूज के अंदर सबसे ज़रूरी बात यह है कि x + 1/x अगर 1 है तो x³ की वैल्यू -1 होगी। अगर ये बात आपके क्लिक नहीं होती है तो पहली बात तो सवाल के सोल्व होने के जो चांसेस हैं वो एकदम कम हो जाएंगे। अगर सोल्व फिर भी हो जाता है तो उसमें कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगी। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको 8 वैल्यूज़ के बारे में नॉलेज हो। इनके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो बेटर है सवाल को स्किप करो, तुक्का मारने का कोई फ़ायदा है नहीं। इसी बात को अगर आपको ये वाली बात पता थी तो सीधे दिमाग लगा सकते थे आप कि x³ + 1 क्या बनेगा 0। अब यहाँ से गौर से देखना कि अगर मैं x की पावर 51 और 54 में से x की पावर 51 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचता है, 1 प्लस का x³ बचता है या नहीं बचता, बचता है। यहाँ से 1 मेंटेन होगा और यहाँ से आपका x³ मेंटेन होगा। 1 + x³ की वैल्यू 0 हो गई, ये पूरा पार्ट आपका 0, तो मतलब ये रिजल्ट 0 देगा। ऐसे ही x इसकी पावर 52 और 55 में से x की पावर 52 कॉमन लोगे, 1 + x³ 0। x की पावर 53 कॉमन ले लोगे तो यहाँ भी 1 + x³ 0। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है हमारा वो क्या आना है 0। हालांकि ये बहुत कॉमन सा सवाल है, इसको बच्चे क्या पैटर्न अगर पढ़ा होता है तो तुरंत दिमाग लगा ले जाते हैं कि अच्छा इसको हम लोग इस टाइप से डील करेंगे। तो उम्मीद है अलजेब्रा सर्च करेंगे बाय वासु सर और वो पार्ट आप कंप्लीट करेंगे, एग्जाम में रिपीटेड पार्ट है। अब आपके पास एक छोटा सा सवाल और है, 25 सेकंड का टाइम ले लो, डिविजिबिलिटी वाला सवाल सोल्व करके बताओ, क्योंकि ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम में डिस्कस किए थे। वैसे तो हमने ये सवाल डिविजिबिलिटी में ना डिस्कस करके और लॉजिक आपको बताया था कि कैसे कैसे आप इनको डील करते हैं। देखो बात को ध्यान से समझना, 43 का डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0। हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से रिमाइंडर क्या आएगा 0। हमने एक बात पढ़ी है, जैसा पैटर्न दे रखा है सीधे सीधे उसमें डिवीजन कर दो। अगर मैं 44 में डिवीजन करूं और पावर 43 उसको तो छोड़ो, 44 में डिवीजन करोगे 43 का रिमाइंडर क्या आएगा आपका, रिमाइंडर 1 आएगा, तो डिविजिबल नहीं है। 43 की पावर 44 में अगर आप डिवीजन करेंगे, थोड़ा डिटेल में समझ लो, हालांकि वर्बली हो जाता है। 43 की पावर 44 + 1 अगर आप 43 का इसमें डिवीजन करेंगे तो बात को ध्यान से सुनना कि ये इससे तो कट जाएगा, यहाँ तो रिमाइंडर 0 प्लस का साइन, लेकिन एक में भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फिर आगे आप दिमाग लगाओगे कि 42 की पावर 43 और माइनस का आपके पास 1 और डिवीज़न किसका हो रहा है 43 का। जब इसमें आप डिवीज़न करेंगे तो हमने एक नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट भी सीखा था। 43 में डिवीज़न करोगे -1 की पावर 43 -1, इधर भी -1, तो इसका मतलब डिवीज़न नहीं हो रहा है, -2 रिमाइंडर आया, ये भी मामला ख़त्म। अगला सवाल, एक मिनट, ये नहीं ख़त्म हुआ, हमने नीचे वाले को सोल्व कर डाला, ये पार्ट आपका ख़त्म हो गया।
अगर हम, वैसे तो आंसर आ ही गया कि 3 सोल्व कर लिए, लेकिन अगर हम लोग उस पार्ट को भी सोल्व करके देखें तो थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करना कि मामला क्या है। देखो 42 की पावर 43 और प्लस का 1, इसमें जब आप 43 का डिवीजन करेंगे तो देखना ध्यान से, 42 में डिवीजन किया, रिमाइंडर क्या आ गया -1, -1 की पावर 43, ओड पावर है तो -1 ही मेंटेन, प्लस का 1 अपॉन में 43, तो ऊपर क्या बच गया आपका 0/43। तो ये आपका करेक्ट रिजल्ट हो गया। एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो मेरे ख्याल से आप उस लेवल पर आ चुके हैं कि इस टाइप के सवालों को आप नकली सवाल मानने लग गए होंगे। क्या करते, देखो 44 में डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर 1 आ ही रहा है, 43 में करोगे यहाँ तो कट गया लेकिन 1 बच गया, ये भी गलत है। इसमें करोगे -1 की पावर ओड है, -1 + 1 ये कट गया, तो ये आपका सीधे सीधे क्या हो गया रिजल्ट। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका काम होता है, इनको डील करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। तो कुछ आपके जो बेसिक पार्ट्स हैं उनको थोड़ा स्ट्रोंग करके रखें जिससे आप इनको तुरंत कर लेंगे। अब इस सवाल को देखना, 25 सेकंड्स का टाइम है, A/B आपको दे रखा है, आगे C/B दे रखा है और आप इसे सोल्व करें। SSC का जिन्होंने पढ़ रखा है, मैं इन सवालों को वर्बली सोल्व करवाना सिखाता हूं, तो वो वर्बली करके देखें कि क्या रिजल्ट होगा। देखो एक तो कॉमन तरीका, सबसे कॉमन जो तरीका है पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। A/B आपको दे रखा है 5:8 और C/B आपको दे रखा है वो है 4:3। काम की बात इतनी सी है, एकदम जनरल तरीके से करोगे तो दोनों में जो B आ रहा है उसकी वैल्यू अलग अलग नहीं होनी चाहिए। B की यहाँ वैल्यू 8 है और यहाँ 3 है, तो क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जो भी रेशियो आएंगे उनको सीधे सीधे आप लिख सकते हैं कि A/B/C। A की वैल्यू निकालोगे तो 5 × 3 15 आ चुका है, B की वैल्यू देखोगे 8 × 3 24 या 3 × 8 24 आ चुका है, C की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो 8 × 4 आपका 32 आ चुका है, 15:24:32, ये आपका रिजल्ट हो गया, मेथड नंबर 1। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम की मारामारी नहीं है तो कोई इश्यू है नहीं। इसी को सोल्व करने का जो हमारा सेकंड मेथड था उसमें हम क्या करते थे, आप ऐसा करो A/B और मीडिएटर B/C को सीधे ही सेट करके रखो। तो A/B की वैल्यू कितनी हो गई 5:8, ये C/B है तो इसको B/C के फॉर्म में लिखोगे 3:4। सोल्व कर दो, A की वैल्यू कितनी, मल्टीप्लाई करोगे 15, B की वैल्यू कितनी, मीडिएटर को मीडिएटर से किया 24 और C की वैल्यू कितनी 8 × 4 = 32। तो एक अप्रोच आपकी ये भी हो सकती है कि आप इसको इस मेथड से डील कर ले जाएं। ठीक है, और जो सबसे खतरनाक हमने डेवलप कर रखा है कि सवाल को देखो और ऑप्शन को देखो और सीधे सीधे व्यवस्था बना लो। ये स्पेशली जो SSC के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसकी एग्ज़ाम अप्रोच में उनको सीखना कंपलसरी है। हमारा मेथड नंबर 3। बात को समझना, क्या सीखा था भाई, दोनों में मीडिएटर ढूंढो, कौन है B। अगर A की वैल्यू चाहिए तो A को दूसरे मीडिएटर से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को दूसरे मीडिएटर 3 से करोगे 15 आ जाएगा, ऑप्शन A और आपका C। मीडिएटर को मीडिएटर से 8 की वैल्यू 3 से गुणा करोगे 24 आ जाएगा, ऑप्शन A और C ये भी कौन सही जा रहा है। C चाहिए तो C की वैल्यू 4 है, दूसरी तरफ मीडिएटर को इससे गुणा करोगे 8 से, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मेथड नंबर 3 पर अगर जिस बच्चे ने ठीक काम कर रखा है, ऐसे सवालों को बिल्कुल वो वर्बली डील कर सकता है, चाहे एग्जामिनर कितनी भी चालाकी से ऑप्शंस को इधर उधर करने का प्रयास करे। चलिए भाई, एक सवाल आपके सामने और है, 25 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, प्रयास करें इसको डील करने का कि कैसे ये आपका डील होगा। चलो भाई, ध्यान से लैंग्वेज को रीड करना। क्या कहा इसने आपसे, इसने आपसे ये कहा
यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले लेकिन 24 नंबरों से फेल हो गया, अधिकतम अंक क्या है? पहले तो बात को समझ लो। नॉर्मल सा सिनेरियो है, मैक्सिमम मार्क्स आपके हमेशा ही क्या होते हैं? 100%। ठीक है, ये वैल्यू परसेंटेज के अंदर है। अब बात को समझना, एक पास होने के लिए नीड कितनी की है? 35% की नीड है पास होने के लिए। इस बच्चे के कितने नंबर आए हैं? तो इसके नंबर आए हैं कितने? 200। कितने और चाहिए इसको? 24 नंबर और चाहिए। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्या स्टार्ट लेते? आप एग्ज़ाम में सीधे स्टार्ट लेते कि भाई 35% नंबर आ जाते तो पास हो जाता। 35% नंबर आ जाते तो पास हो जाता। 35% किसको बताता है? 200 ये ले आया है, 24 और ले आता, तो इसका मतलब 224 को ये रिप्रेजेंट करता है। 224 मार्क्स को क्या? 35%। 1% की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे और फिर क्या करेंगे? 100% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 224 अपॉन में 35, और 100% मैक्सिमम मार्क्स होते हैं तो गुणा कर दोगे। तो एग्ज़ाम में इन सवालों को डील करने का मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तरीका यही है। अच्छा, मिट गया क्या यहाँ से? चलो कोई बात नहीं, देखो समझ आई गई होगी बात। 35% पासिंग के लिए चाहिए, 200 ले आया, 24 और चाहिए। इसका मतलब 224 224 रिप्रेजेंट करता है 35% को। एक की वैल्यू अपॉन में 35, और आपको 100% चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से। चलो 5 से कैंसिल आउट करोगे 20 टाइम्स, 5 से करोगे 7 टाइम्स, 7 से करोगे 7 3 21, 7 2 14, 32 गुणा में 2 64, और एक आपका हो गया 0। तो यहाँ से ये रिजल्ट आपका क्या बना? 640। एकदम आसान टाइप के सवाल होते हैं, इमेजिनेशन करते जाओ, ये काम हो रहा है। एग्जाम में हर टाइप के ही सवाल मिलते हैं, इजी भी मिलते हैं, मॉडरेट भी मिलते हैं, और मुश्किल सवाल भी मिलते हैं। काम इतना ही है, इजी और मॉडरेट में अप्रोच ऐसी रखो, माइंड कैलकुलेशन का ज़्यादा यूज करो जिससे टाइम बचे। डिटेल में समझने के लिए वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं समझाता हूँ। जब चैप्टर पढ़ाता हूँ हर सवाल की जितनी भी संभावनाएं होती हैं उनके ऊपर काम कर लेते हैं। फिर आपको हिंट दे देता हूँ, ऐसे कर सकते हो कि नया बच्चा उसको भी आइडिया लगे, और फिर अपना काम रहता है कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को एग्जाम में डील करेंगे। चलिए भाई, अगला सवाल एक इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने। लैंग्वेज को आप रीड करें, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, और अटेम्प्ट करके बताएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो ध्यान से समझना, एक हॉस्टल में 30 स्टूडेंट्स हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ जाती है तो मेस का खर्चा 100 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि औसत प्रति विद्यार्थी खर्च में 1 रुपये की कमी हो जाती है। मेस का आरंभिक खर्च ज्ञात करो। बात को समझो, 30 स्टूडेंट हैं और शुरुआत में मैं ये मान लेता हूँ एक बच्चे के ऊपर मेस में खर्च आता है X रुपये। तो इनिशियल लेवल पर जो हमारा एक्सपेंडिचर है, इनिशियल एक्सपेंडिचर है वो हमारा कितना है? यहाँ पर 30x लिखा जा सकता है। फिर देखना, विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब कितने हो गए भाई? 40 हो गए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? औसत विद्यार्थी प्रति विद्यार्थी में 1 रुपये की कमी। पहले एवरेज कितना लग रहा था एक बच्चे का? X रुपये, तो अब कितना लगेगा? X माइनस 1 रुपये। अब इसने लेकिन ये कहा कि मेस का जो खर्चा 100 रुपये प्रतिदिन बढ़ गया है, टोटल जो खर्चा वो 100 रुपये बढ़ गया। पहले कितना था टोटल खर्चा? 30x। अब आप कह सकते हो कि भाई 30x तो लगने ही लगने हैं, 100 रुपये और लगने हैं। अगर आप अलग अलग करके भी इसको डील करेंगे तो भी बात समझ आ जाएगी। 30 बच्चे थे, हर बच्चे के ऊपर खर्चा आता था X रुपये का, तो टोटल खर्च कितना था? 30x रुपीज़। फिर इसने क्या कहा? 10 बच्चे इसके अंदर बढ़ गए, टोटल कितने हो गए? 40। एवरेज में कमी आई 1 की, तो एवरेज पहले x था तो हमने अब क्या कर दिया यहाँ पर x माइनस 1। अब मेस का टोटल खर्चा 14 to x माइनस 1। और अगर आप चाहें तो अब ये बात भी लिख सकते हैं कि भाई पहले जितना भी हो रहा था 30x था,
उसमें 100 रुपये की वृद्धि होगी। दोनों ही चीज़ें इक्वल है, एवरेज से बोलो या टोटल से बोलो। सोल्व कर लें, ये आपके जीरो तो सब में ही है, खत्म कर दो सबके। ये 4x और इधर 3x, तो लेफ्ट साइड में आपके पास क्या मेंटेन हो गया, x। इक्वल्स टू में देखना, वो माइनस का 4 है, इधर 10 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10 और 4 14, 14। आपसे क्या पूछा, मैथ्स का आरंभिक खर्च कितना था भाई, 30x था, x की वैल्यू 14 निकाल ली हमने, तो यहाँ से सीधे सीधे हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 420 रुपये इनिशियल लेवल पर मैथ्स में खर्च होते थे। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधे सीधे डील करो, सीधे सीधे आपका काम चल जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसने क्या कहा, लैंग्वेज को रीड करना है ध्यान से। आपके पास टाइम है अगेन 30 सेकेंड इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। डील करके बताओ कि क्या रिजल्ट होगा। उम्मीद है रिजल्ट आ गया होगा। देखना, दो नल एक बाल्टी को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, 5 मिनट बाद दूसरे को बंद कर दिया जाता है। बाल्टी के शेष भाग रिमेनिंग पार्ट को भरने के लिए पहले नल द्वारा कितना समय लिया गया। एक तो ऐसे सवालों में लैंग्वेज ध्यान से रीड किया करें। कई बच्चे ये भी पढ़ जाते हैं कि भाई टोटल को भरने में कितना टाइम लगा, रिमेनिंग जो है उसको भरने में कितना टाइम लगेगा। सोल्व करें तो 20 और 25 मिनट में इसको भर सकते हैं। तो मैं पहले नल को ए नाम दे देता हूं, दूसरे को बी नाम दे देता हूं। ए आपका 20 मिनट, बी आपका 25 मिनट। 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 100। बाल्टी की साइज 100 लीटर की है। पहले की इफिशियंसी 5 लीटर प्रति मिनट और दूसरे की इफिशियंसी 4 लीटर प्रति मिनट। ये तो सिंपल सा लॉजिक होता आपका। अब देखना जरा, 5 मिनट दोनों को चला दिया। पहले ने 5 लीटर पानी डाला 1 मिनट में, दूसरे ने 4 लीटर, 9 लीटर पानी डाल दिया। क्लियर है, 5 मिनट के अंदर 9 गुणा 5 45 लीटर तो इन्होंने बाल्टी को भर दिया। बाल्टी कितने की लीटर की थी, हमने मान रखा है 100 लीटर की। रिमेनिंग कितना, 100 में से 45 जा चुका है, बाल्टी में 55 लीटर पानी और आएगा। उसे कौन भरेगा भाई, उसे भरेगा आपका बाल्टी के दो नलों को एक साथ खोला जाता है, 5 मिनट बाद दूसरे को बंद कर दिया, दूसरे को बंद कर दिया, इसको क्लोज कर देते हैं। पहला वाला भरेगा, वो हर मिनट पानी कितना डालता है, 5 लीटर। 55 लीटर पानी कितनी देर में डाल देगा, 11 मिनट में। तो ये आपका यहाँ से सीधे सीधे रिजल्ट हो गया। ठीक है, एग्जामिनर चालाकी करता है कि बच्चा अगर सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो कुछ बच्चे सीधे ही दिमाग लगा लेते कि अच्छा 5 मिनट तो पहले हो ही गया था, 11 और आ गया, 16 पर टिक मार दो। अगर रीडिंग प्रॉपर नहीं होगी सवाल की तो ये जो सवाल आते आते गलत हो जाते हैं, इनमें तकलीफ बड़ी होती है। ठीक है, तो हमेशा अवेयर रहें। कुछ पार्ट है उसको मैं मैक्सिमम आपके लिए रख ही रहा हूँ साथ साथ में रीडिंग करते टाइम कि भाई ऐसे किया करो, ऐसे किया करो। चलो भाई एक सवाल और आपके सामने सोल्व करें। आपके पास इसे डील करने के लिए कुल मिलाकर के 30 सेकेंड्स का टाइम है। देखो भाई लैंग्वेज को रीड करते हैं। क्या कहा इसने, दो स्टेशन ए और बी के बीच की डिस्टेंस 575 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से 3 बजे प्रस्थान करती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से बी की ओर बढ़ती है। दूसरी ट्रेन क्या है, बी से 3:30 PM पर प्रस्थान करती है, 60 की चाल से ए की ओर बढ़ती है। स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। तो पहले तो क्या करो, बात को थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं। ये हमारे पास स्टेशन ए है, यहाँ पर आपके पास ये स्टेशन ए है और इसे हम लोग ले लेते हैं बी। ए स्टेशन से एक ट्रेन चलती है 3 बजे 50 की स्पीड से और दूसरी 3:30 बजे चलती है। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इस पहली ट्रेन ने आधे घंटे में कितनी दूरी तय की। तो आप कहेंगे सर
1 घंटे में 50 तय करती है, आधे घंटे में 25 किलोमीटर इसने दूरी तय की होगी। तो रिमेनिंग का जो डिस्टेंस है 575 टोटल था, इसमें से कवर कितना हो चुका है 25, कितना डिस्टेंस बचा 550 किलोमीटर। अब देखना जरा, पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है हमारे पास वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या हो चुका है 3:30। स्पीड रिलेटिव काम करेगी, 50 इधर 60 इधर, 50-60 50-60 50-60, इस हिसाब से 550 किलोमीटर दूरी तय करोगे। आमने सामने आ रही है तो स्पीड रिलेटिव ऐड होकर के स्पीड रिलेटिव बनेगी। तो टाइम आपको निकालना है, तो डिस्टेंस 550 कवर करनी है, स्पीड दोनों की मिलाकर 110 है, तो टाइम कितना लगा 5 घंटे। लेकिन उसका सवाल ये था ही नहीं, उसका सवाल ये था कि भाई ए से ये स्थान यहाँ पर जैसे मिली होंगी तो ए से कितनी दूरी पर है। तो आप कहोगे कि ये वाली जो ट्रेन है जो ए से चली थी 25 किलोमीटर तो पहले चल ली, 5 घंटे बाद उससे मिली, 1 घंटे में दूरी कितनी 50, 5 घंटे में दूरी कितनी 250, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 275 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो आपकी कवर हो जाएगी। क्लियर है भाई? तो मुझे उम्मीद है सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आज के सेशन में समझ आ गई होंगी। अब 1-2 काम की बातों पर चर्चा कर लेते हैं, हर बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, इनकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर दें, और कुछ बच्चे क्या है ज्वाइन करते हैं, आते हैं और तुरंत देखते हैं कि अच्छा कोई काम की बात तो लग ही नहीं रही है। काम की बात ऐसे होती भी नहीं है, काम की बात के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। एग्ज़ाम्स आती हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर कुछ नोट्स भी मिलेंगे जिससे कि आप चीज़ों को ईजी वे में और स्मूथ वे में रिवाइज करके चले जाएं। ठीक है, इसके फाइल सेक्शन में जाओगे तो आपको पुरानी पीडीएफ मिल जाएंगी, क्योंकि सारे दिन इस पर पीडीएफ अपलोड करते रहना वो बहुत सारे सिंसियर एस्पिरेंट के एटलीस्ट लिए टॉर्चरस हो जाएगा। तो पीडीएफ इस पर आपको मिलती हैं, थोड़ा सा उनको कंपाइल करने में डिले हो जाता है। बाकी आज तक जितना कुछ पढ़ाया है आपको बिल्कुल प्रिंटेबल फॉर्म में भी पीडीएफ मिली है, हर पीडीएफ में क्लास की लिंक भी होती है। इसके अलावा एग्ज़ाम रिलेटेड अगर आपके डाउट है, एग्ज़ाम रिलेटिव आप मुझसे कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं फिर भी डाउट आपके मेंटेन है तो यहाँ पर भेजें। इसके अलावा हमारे स्मार्ट कोर्सेज आ गए हैं, मैथ्स का भी कोर्स आ चुका है मेरा। तो यहाँ पर आप क्या करें, स्टडी IQ ऐप को इंस्टॉल कर दें। कि बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि सर नहीं, हमें पेड वाले के अंदर पढ़ना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है कि भाई मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा उसके बाद यूट्यूब की सीरीज़ देखूँगा, या इसी में जो प्रैक्टिस सेशन है इसके बारे में आपको डिटेल से वैसे वीडियो मिल जाएगा कि क्या है कोर्स, कैसा कोर्स है, इसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे हम लोग चलेंगे, किन किन एग्ज़ाम्स को हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप स्टडी IQ मोबाइल के अंदर ऐप है वो आप डाउनलोड कर लें, साथ ही वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं studiiq.com पर। तो वहाँ पर आपको सारी की सारी इनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वीडियो फॉर्म में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, इन ग्रुप्स के ऊपर आपको रिटर्न फॉर्म में चीज़ें मिल जाएंगी कि किस दिशा में आपके कोर्सेज चलेंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। कोई भी अगर आपका सजेशन है एटलीस्ट कमेंट करके आप ज़रूर बताया करें, सेशंस कैसे लगते हैं तो भी आप कमेंट करके बताया करें। कोई सजेशन हो, सुझाव हो, कोई क्रिटिक्स हो, मोस्ट वेलकम आपका करके रखें कमेंट सेक्शन में। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।